वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट। बजट में रोजगार, कौशल विकास, छोटे और मझोले उद्योग तथा मध्यवर्ग पर विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किए गए बजट को समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बताया। कहा, बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। मुख्यमंत्री से लेकर जनता ने बजट को सराहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के दी जा रही सरकारी नौकरियां। प्रदेश में आगे और 50,000 भर्तियां की जाएंगी। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके युवाओं से विधानसभा चुनाव से पहले अपना वोट बनवाने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। आम बजट में कुल 48.21 लाख करोड़ का कुल खर्च और कर से प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ बताई गई है। राजस्व घाटे का जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है, जिसे अगले साल घटाकर 4.5 लाख लाने का लक्ष्य है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। इस बजट में विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए कृषि, रोजगार, शहरी विकास, सेवा अवसंरचना, ऊर्जा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय तथा नवाचार और अगली पीढ़ी के सुधारों को शामिल किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में रोजगार, कौशल विकास, छोटे और मझोले उद्योग और मध्यवर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया। Infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure. कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक रखे गए हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा तरुण ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। अगले 2 वर्ष में प्रमाणन और ब्रांडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। Into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. बजट में 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 पहलों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि सेवा और निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को भत्ते के साथ इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance
of 6,000 rupees will be provided. लोकसभा में पेश हुए बजट में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की मौजूदा दरों को संशोधित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 3 लाख तक की आय पर कर मुक्त होगी, जबकि आयकर में छूट देते हुए 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% कर लगेगा। Is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. सरकार ने कर्मियों को राहत देते हुए ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का 3 किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा, जिसकी सीमा 5,000 होगी। In 3 installments to first-time employees, as registered in the EPFO, will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पेश किए गए बजट को समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बताया। उन्होंने देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस बजट के लिए देशवासियों को बधाई दी। बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट गांव, गरीब और किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। इससे मध्य वर्ग को नई ताकत मिलेगी। बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। संसद में आज पेश हुए आम बजट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो प्रतिमान रखे हैं, ये बजट उन्हें गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने विकसित भारत के साथ गरीब कल्याण और मध्य वर्ग की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा है। यह बजट समाज के सभी वर्गों को समग्र विकास के संकल्प के साथ हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि और वंचितों को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। भारतीय उद्योग परिसंघ के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में आज संघ के सदस्यों और व्यापारियों के लिए बजट को लाइव देखने का कार्यक्रम रखा गया। बजट के बाद चर्चा करते हुए सदस्यों ने बजट के विभिन्न पहलुओं का आंकलन किया। संघ ने इस बजट को विकसित भारत का ब्लूप्रिंट बताया।
संघ के सदस्य गुरबख्श ने कहा कि ये बजट उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाला है। बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। कर सुधार के साथ क्रेडिट रेटिंग को बेहतर बनाया गया है। 20% बजट गल करता है ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और 80% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਿਊ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 2080 ਬਜਟ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ तक ही लोन मिलता सी अनकोलेटरलाइज ਜਿਹੜਾ लोन मिलता सी विदाउट कोलेटरल जो आप लोन ले सकते थे पहले एमएसएमईज में, अब वो 25 करोड़ से उन्होंने 100 करोड़ की लिमिट कर दी है। तो आप 100 करोड़ तक बिना कोई कोलेटरल के बिना अपनी लैंड मॉर्गेज किए एमएसएमई के अंदर लोन ले सकते हो। दूसरा उन्होंने एक नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करी है जिसमें आप कम क्या कहते हैं पहले रेटिंग एजेंसीज होती थी जैसे 700 के ऊपर सिबिल होगा तभी आप लोन ले सकते हो, वो ओल्ड स्कूल मॉडल उन्होंने चेंज किया है। संघ के पूर्व अध्यक्ष राजीव गहला ने कहा कि बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश के रास्ते खोले गए हैं। कौशल विकास और कर सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। इसके जैसे हमारे जीडीपी बढ़ता है दूसरे देशों को हम कंपेयर करते हैं, आजकल खासकर तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो जीडीपी हम लोग देख रहे हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले जो अपना को बड़ा विकसित भी समझते हैं उनसे हम लोग बहुत आगे हैं। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और वो दिशा में हमको डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट का एक जो मौका मिल रहा है वो इसमें एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप रहा है कि इसको जो ग्रोथ को हम देखना चाहते हैं और उसके ऊपर अग्रसर भी है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ तक आई जा रही है और उनको यूथ को इंकरेज करने की बात आ रही है, ये उनके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें हम ये मैं समझता हूँ लेके, क्योंकि यूथ को ये होता है कि जब भी कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं उसके उनको जो ट्रेनिंग है या उनको जो स्किल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ उसको जो पैसा लगाया वो उनकी ही ग्रोथ का है। आज पेश हुए आम बजट में सरकार ने युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों का ध्यान रखते हुए कई घोषणाएं की। मोबाइल फ़ोन सस्ता करना हो या कैंसर की दवा को किफ़ायती बनाना, कई ऐसे फैसले हैं जिनका सीधा असर आम लोगों पर दिखेगा। जिनमें लोगों ने बजट के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का ये बजट सभी पहलुओं की गहराई से अध्ययन कर बनाया गया है। समाज का प्रत्येक वर्ग इससे लाभान्वित होगा। मध्य वर्ग हो या कामगार, सभी के लिए बजट में कुछ दिया गया है। कई उपयोगी वस्तुएं सस्ती की होंगी। ये बजट युवा के सपने को साकार करने के साथ बचत भी कराएगा। ने सब्सिडी दी है गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी में, वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। इसमें चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है, गवर्नमेंट जो है सभी का ध्यान रख रही है। इससे हर जन में खुशी भी है, उत्साह भी है और सरकार के प्रति जो है एक लोगों की उम्मीद भी है कि आने वाले समय में ये जो सरकार देश का जो भविष्य है हर नागरिक का और ज्यादा उज्जवल हो। जो कोई भी योजना है हर कोई इसका फायदा उठा रहा है। अब जैसे शादी का इवेंट है शुरू होने वाले हैं तो उसमें भी इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज किया है तो उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थी जो बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है, तो इससे 25,000 रुपए की इनकम का डायरेक्ट उन्हें बेनिफिट हो रहा है, इनकम टैक्सेस से उनका बचेगा। और सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में और विकास के लिए 1,000 कुछ बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए व्यवस्था की है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, ताकि लोगों को बैंकिंग सुविधाएं अच्छी मिल सके। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं जैसे सोना है, चांदी, उनकी कस्टम ड्यूटी में कुछ डिक्रीज किया गया है। दवाइयों की कस्टम ड्यूटी डिक्रीज की गई है जिससे दवाइयाँ सस्ती होंगी। आम आदमी को सर जब दवाइयाँ सस्ती होंगी तो डेफिनेट सी बात है सरकारी मतलब जब कस्टम ड्यूटी घटेंगी तो उसका बेनिफिट आम आदमी को ही आएगा। जो बेसिकली सैलरी वाले हैं उनको एक टैक्स एग्जेम्पशन में छूट देते हुए 17 से 18,000 रुपए का और एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। गवर्नमेंट ने यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम्स को रेज किया है। 50 लाख गवर्नमेंट नौकरियां देने का वादा करते हुए और बहुत सारे यूथ को स्किल डेवलपमेंट देते हुए खुद से काम करने की ओर लोगों को अग्रसर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में कोशिश की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक अच्छा बेहतरीन बजट दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन डिजिटल माध्यम से 400 जिलों में फसलों का सर्वे कराने के लिए भी अनाउंसमेंट करी है।
पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। आने वाले समय में प्रदेश में 50,000 और भर्तियां की जाएंगी। करनाल में कल आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का केवल वादा किया, ना प्लॉटों के कागज दिए और ना कब्जा, जबकि हमारी सरकार ने ऐसे 20,000 लोगों को प्लॉटों का कब्जा भी दिया और कागज भी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में करीब गरीबों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन धारकों को बिजली सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1 महीने तक उपभोक्ता के बाहर जाने पर उसका बिल शून्य आएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके बही खाते खराब हैं वही दूसरों का हिसाब पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। दोनों एक दूसरे को गाली भी देते हैं और गले भी मिलते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपना वोट अवश्य बनवाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर देश प्रदेश के विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा और 9 अगस्त तक दावे व आपत्तियां दी जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 20 अगस्त 2024 को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल चंडीगढ़ में आगामी विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर शिक्षा, श्रम, महिला एवं बाल विकास और सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जैसे छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को SMS जाते हैं, उसी तरह स्कूल मुखिया ये सुनिश्चित करें कि जैसे ही बच्चे 18 साल की आयु पूरा करता है, बच्चों के पास वोट बनवाने के लिए SMS जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला में संगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की अधिक संख्या को देखते हुए यहां श्रम विभाग वोट बनवाने या पता बदलने के लिए अभियान चलाएं। संशोधित मतदाता सूची की तैयारियों को लेकर 27 व 28 जुलाई तथा 3 व 4 अगस्त को विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन दिनों BLO विशेष रूप से पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रहेंगे और लोगों के वोट बनाने का कार्य करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ग की चौपालों के निर्माण कार्य को लेकर सरकार ने 900 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और ये जल्द ही ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया है। अब गांव के लोगों को भी शहर की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि देश व प्रदेश में तेज गति से विकास हो और उस विकास की गाथा में कोई भी गांव पीछे न रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अपने धन्यवादी दौरे पर गांव रतनगढ़ में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव रतनगढ़ में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को 58 वर्ष बाद हटा दिया। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कर कहा कि अब नौकरशाही भी कर में नजर आ सकेंगे। जयराम रमेश भी इस बयान पर हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने तीखा जवाब देते हुए कांग्रेस को घेरा। असीम गोयल ने कहा कि आज दबी आवाज में कांग्रेसी भी RSS की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस ने चाटुकारिता में रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने से कांग्रेस नाखुश है। असीम गोयल ने कहा कि RSS राष्ट्र को मजबूत करने वाली सामाजिक संस्था है। असीम गोयल ने कहा कि आज जयराम रमेश जैसे कांग्रेसी इमरजेंसी 1984 के कत्लेआम और एक ही परिवार के काले कारनामों पर कुछ नहीं बोलेंगे। कई कांग्रेसी तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि संघ की शाखा से हमें सीखना चाहिए। असीम गोयल ने कहा कि ऐसे बयान देना जयराम रमेश की मजबूरी है। हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन कांग्रेस ने जितने काले कारनामे किए, एक परिवार ने जितने काले कारनामों को जो है अंजाम दिया इस भारत के अंदर, उस परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस देश का जो भारतीय है, जो राष्ट्रीयता को मानता है, कहीं तो कांग्रेसी हैं जो पीठ पीछे जाके कहते हैं कि संघ की शाखा से हमें सीखना चाहिए। और संघ की शाखा के अंदर केवल भारत को एकजुट करने के लिए, भारत को ताकत देने के अलावा कोई बात नहीं करते। भारत का वैभव अमर रहना चाहिए, भारत का वैभव, भारत जो है विश्व गुरु बने, इस नाते एक सोच के नाते एक संगठन चल रहा है। कांग्रेसी भी दबी जुबान में तारीफ करते हैं। तो
ये जयराम रमेश जी की मजबूरी है, एक परिवार की चरम चुंबकता के नाते इनको जो है ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनीपत से कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लहर हर बार कांग्रेस को डुबो देती है। असीम गोयल ने कहा कि वो दीपेंद्र हुड्डा को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में आमजन की सरकार बनने जा रही है। कहेगा और अगर कुछ किया है तो भी डर कहेगा, जो होना है तो होना ही है। कांग्रेस की लहर हमेशा कांग्रेस को डुबोती है। ये देख लीजिए लहर किसकी चल रही है, कांग्रेस के अंदर कितनी कांग्रेस है और कितनी लहरें चल रही हैं। ये लहरें एक दूसरे को डुबो के मारेंगी। तो दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अगली बार भी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक जनता की सरकार बन रही है, आमजन की सरकार बन रही है, और दीपेंद्र हुड्डा जी को शुभकामनाएं। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरियों की एक व्यापक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने को कहा। निगम की 7वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने बिना देरी के मैन पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। बताया गया कि निगम विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी संरक्षक से भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो उसे अपने स्तर पर विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। निगम ने NSDC के माध्यम से विदेश में नियुक्ति के लिए 228 नौकरी चाहने वाले का चयन किया। निगम ने निजी क्षेत्र और विदेशी बाजारों में भविष्य की मैन पावर की जरूरतों को समझने की योजना बनाई। निगम ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया। इनमें से 36,000 से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग से और 34,700 से अधिक पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके अतिरिक्त कई विभागों से संबंधित 51 नई नौकरी भूमिकाओं को अंतिम रूप दिया है। विभिन्न विभागों से कई श्रेणियों की 13,500 से अधिक मैन पावर के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा। निगम शीघ्र ही सेक्टर 5 पंचकूला में अपना कार्यालय भवन भी बनाएगा। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल किया है। अब इसके तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों के लिए 45 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई 2024 में आयोजित करवाई गई 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट की 1 दिवसीय परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। 12वीं कक्षा का परिणाम 50.92% रहा। यह परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये परीक्षा प्रदेश भर के 75 केंद्रों पर 3 जुलाई को संचालित करवाई गई थी, जिसमें 20,000 से अधिक परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में छात्रों की पास प्रतिशतता 49.27 रही तथा छात्राओं की पास प्रतिशतता 53.46 रही। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस परीक्षा में डिजिटल अंकन की पद्धति के प्रयोग के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित किया गया है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो है कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 10,566 उत्तीर्ण रहे और 9,198 जो है वो कंपार्टमेंट उनकी रही, जिसकी पास प्रतिशतता 50.92 रही। इसमें छात्र 12,563 थे और छात्राएं 8,186 थी। जो पास प्रतिशतता छात्रों की वो 49.27 रही और छात्राओं की 53.46 रही। देखिए, ऑनलाइन मार्किंग और डिजिटल मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग कह दीजिए आप इसे, इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं और इसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने लेवल पर विकसित करवा रहा है इसे और भी। सावन माह के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है।
शिव भक्त कांवड़िए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से यमुनानगर होकर कांवड़ लेने हरिद्वार एवं नीलकंठ पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे कांवड़िए भी हैं जो वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यमुनानगर जिला पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यमुनानगर जिले में करीब 600 पुलिस कर्मचारी एवं होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि जिले में 28 क्रिटिकल पॉइंट हैं जहां पुलिस की विशेष व्यवस्था रहेगी। 4 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। हमने इस कांवड़ यात्रा के दौरान कुल 600 पुलिसकर्मी, 32 डायल 112 गाड़ियाँ, 30 से ज़्यादा राइडर ये तैनात किए हैं। 20 जगहों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाके भी लगाए गए हैं और 28 हमने क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पुलिस की प्रेजेंस कांवड़ यात्रा को देखते हुए होनी जरूरी है। साथ ही हमने 4 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी इस कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपर्क करने के लिए लगाए हुए हैं। वहीं कांवड़ लेकर वापस लौट रहे शिव भक्त कांवड़िया ने बताया कि हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर वापस अपने शहर जा रहे हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आई। लेकर जाएं, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो अपने भोले से कृपा करें, भी भोला सब देखेगा। तो हमारा 18 तारीख को जल उठाया था और हम 2 तारीख को जल चढ़ाएंगे अपने पंजाब कोट का पूरा। हरिद्वार से हर की पौड़ी से यात्रा शुरू की थी जो जगाधरी पहुंच चुके हैं और सरकार के भी बहुत सहूलतें हैं जो सरकार हमारे साथ खड़ी है। कोई दिक्कत परेशानी आती है और उसके लिए सरकार है हमारे पास। वहीं शिव भक्त कांवड़ियों के लिए यमुनानगर में कई स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं जहां कांवड़िए विश्राम कर अपनी थकान उतारते हैं। यहां कई संस्थानों ने प्रबंध किए हैं। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे लगातार पिछले कई वर्षों से ये शिविर आयोजित करते रहे हैं जिसमें कांवड़ियों को सभी तरह की सुविधा, खाना पीना, रहना और सोना उपलब्ध करवाया जाता है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने स्थान पर जाते हैं और हमारे शिविर में ठहरते हैं। उनकी सुविधा के लिए हमने सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे मेडिसिन, खाना पीना, रहना, सब कुछ इस शिविर में बिल्कुल 24 घंटे फ्री चलता रहता है। हमारा ये शिविर श्री शिव कांवड़ सेवा संघ 30 वर्षों से लगातार चल रहा है जी। यहाँ पर हर किस्म की सुविधा मिलती है, दवाइयों की, रहने की, खाने की। अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के गंगा जल लेकर वापस लौटेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।